हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बंगाल को मुगल मुगल प्रांत जो था बंगाल, उस टाइम 1700 ईस्वी के आसपास में जब बंगाल पर मुगलों का शासन था, 1700 ईस्वी के बाद से कैसे सत्ता परिवर्तन होता है, कैसे एक एक करके अंग्रेजों का आधिपत्य वहाँ पे आता है, इस सब बात को हम देखेंगे आज इस क्लास में। तो चलिए हम देखते हैं। बंगाल एक मुगल प्रांत। बंगाल एक मुगल प्रांत। देखिए, बात होता है कि जब मुगलों का शासन भारत में आया, उसके बाद से भारत का लगभग पूरा क्षेत्र, अकबर के समय तक पूरा क्षेत्र मुगलों के अधीन था, लेकिन बाद में कुछ क्षेत्र कट गए हैं। लेकिन जो बंगाल था वो हमेशा मुगलों के नियंत्रण में रहा। ठीक है, हमेशा मुगलों के नियंत्रण में रहा बंगाल। देखिए, 1700, पहले हम लोग बंगाल का लोकेशन देखते हैं। देखिए, बंगाल बंगाल है कहाँ पे। देखिए, ये हो गया भारत, ये हो गया इंडिया, ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, जो ये प्रांत है, ये प्रांत, ये बंगाल प्रांत है। आपको बता दूं, इस बंगाल प्रांत के अधीन ही बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल। जो फिलहाल में बिहार है, ये उड़ीसा है, जो झारखंड है, ये सब बाद में बंगाल बंगाल से अलग हो गए। ठीक है, अब बिहार बिहार उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, जो बंगाल प्रांत का क्षेत्र था। बंगाल एक पूरा विस्तृत राज्य था। ठीक है, जब अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और 1608 में जब उसने अपने सूरत में कारखाना स्थापित किया, उसके बाद ये था क्षेत्र। देखिए, यहाँ पे दो क्षेत्र था। यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, इस प्रांत पे इसको कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था जो प्रांत है, तो इस पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। जो ये प्रांत है, यहाँ पे फ्रांसीसी अपना फ्रांस, यहाँ पे फ्रांसीसी अपना व्यापार को स्थापित किए हुए थे, फ्रांसीसी। और जस्ट यहाँ पे मद्रास प्रांत था, इसका नाम था मद्रास। ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटेनों के अधीन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1700 ईस्वी में देखा जाता है, 1700 ईस्वी के बाद और 1700 ईस्वी के आरंभ में, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार था, वो मद्रास में हो चुका था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ पे था, यहाँ पे था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, यहाँ पे था मद्रास प्रेसिडेंसी। ये दोनों क्षेत्र पर कंपनी का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, बॉम्बे पर भी और मद्रास पर भी। और जो यहाँ था बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल था, यहाँ भी व्यापारिक केंद्र था। जैसे कि मैंने कल बताया, पिछले क्लास में मैंने आप लोग से बताया कि फोर्ट विलियम की स्थापना यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी ने किया। वहाँ पे फोर्ट विलियम का स्थापना करके वहाँ पे व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया। ठीक है, तो बंगाल की प्रांत था जहाँ फोर्ट विलियम का स्थापना होता है, जिसको कोलकाता कहा गया। ठीक है, तो ये हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी। अब बात ये होता है, और यहाँ पे था दिल्ली, यहाँ पे था दिल्ली। यहाँ पे मुगलों का केंद्र था, केंद्र बिंदु था मुगलों का। मुगल साम्राज्य, मुगलों का जो मेन केंद्र बिंदु था, जहाँ पर उनका शासन था, दिल्ली में था। और दिल्ली से ही ये पूरा क्षेत्र पे नियंत्रण किए हुए थे, पूरा क्षेत्र पे नियंत्रण किए हुए थे। ठीक है,
लेकिन इतिहास गवाह है, देखा भी जाता है, जो दिल्ली से काफी दूर जो प्रांत है, वह जो जो दिल्ली में जो सरकार थी, जो दिल्ली में मुगल सत्ता थी, वह कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अगर थोड़ा भी यहाँ पे सत्ता डगमगाता था, यहाँ पे थोड़ा भी अनिश्चितता का दौर आता था, तो यह बंगाल प्रांत था, बंगाल के जो सूबेदार था, बंगाल के जो शासक थे वहाँ पे, जो मुगल मुगल सम्राट द्वारा व्यवस्थित किए गए थे, मुगल साम्राज्य द्वारा इनको रखा गया था, वो क्या करते थे, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर लेते थे, मुगल साम्राज्य से तोड़ देते थे कि नहीं, कि मैं अब मुगल का पार्ट नहीं हूँ, कि जो बंगाल प्रांत वो मेरा है। वो यहाँ भी देखा गया, यहाँ भी जो विजयनगर साम्राज्य था, जो बहमनी साम्राज्य था, वैसे वहाँ भी वैसे ही होता था कि इन प्रांतों को अपने अधिकार में करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जैसे यहाँ पे मैसूर का प्रांत था, इस प्रांत को दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, मतलब यहाँ पे जो मुगल सरकार थी, मुगल सरकार जो औरंगजेब था 1700 ईस्वी में, तो उसके द्वारा इस प्रांत पर तो पकड़ बनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप में पकड़ नहीं था, ठीक है। और इस जो प्रांत था, दिल्ली के आसपास के जितने प्रांत थे, वो सब मुगल मुगल साम्राज्य के कब्जे में थे। उस टाइम औरंगजेब था, और औरंगजेब एक महान शासक हुआ है, जो पूरा मुगल काल को बांध कर रखा हुआ था, मुगल क्षेत्र, पूरा मुगल क्षेत्र को बांध कर रखा हुआ था अपने आगे। तो जो कंपनी व्यापार कर रही थी, जो 1608 से भारत में व्यापार कर रही थी, एक कंपनी ने सोचा कि अपना व्यापार को विस्तार करना चाहिए, ठीक है। एक कंपनी ने सोचा कि व्यापार को विस्तार करना चाहिए, और कंपनी ने सोचा, अगर मैं इस क्षेत्र में बढ़ता हूँ, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और इस क्षेत्र में बढ़ता हूँ, तो बस मुगल शासक है, अगर इनके क्षेत्र के आसपास में अगर वो व्यापार करता है, तो बस हम व्यापार ही कर पाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे कुछ कोई सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुगल साम्राज्य, मुगल जो साम्राज्य काफी मजबूत है, इसको हराना पॉसिबल नहीं है। 1700 ईस्वी की बात है, इसलिए मद्रास प्रेसिडेंसी के बाद में इनका ध्यान बंगाल के ऊपर आता, क्योंकि बंगाल इनके कब्जा में तो था, लेकिन इनके अधीन नहीं था। यहाँ पे सत्ता ऐसे स्वतंत्र रूप से चल, जो सुबेदार थे, सुबेदार द्वारा, पढ़ेंगे आगे कि सुबेदार कौन थे, तो सुबेदार द्वारा इनकी सत्ता यहाँ पे चलाया जा रहा था, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका ध्यान पड़ा बंगाल प्रांत के ऊपर। ये चाहते थे कि बंगाल प्रांत को हमें अपने कब्जे में करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से काफी दूर था, और यहाँ यहाँ इनका व्यापार काफी विस्तृत, यहाँ पे व्यापार काफी विस्तार हो सकता था, और दिल्ली से दूर भी था, काफी दूर था बंगाल। ये मुगल शासक इसको अपने नियंत्रण में रख नहीं पाते थे, काफी यहाँ पे द्वंद्व की स्थिति, युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। तो इनका तो ऑलरेडी फोकस था इस प्रांत में। अब बात आती है कि 1700 बात आती है 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में औरंगजेब, 1700 ईस्वी में जो बंगाल था, 1700 ईस्वी में जो बंगाल था, बंगाल पर शासन दो प्रकार से होते थे। बंगाल में दो प्रकार के शासन होते थे। एक शासन, जो शासन का बागडोर था, दो व्यक्ति के हाथ में रहता था। पहला, प्रशासन को देखने के लिए जो यहाँ पे एक पद बनाया गया था, उसको बोला था सुबेदार। उसको बोला जाता सुबेदार, जो प्रशासन को देखता था कि बंगाल के अंदर जो प्रशासन का केंद्र था, सुबेदार था। और जो वित्त, बंगाल के खजाने में कितने पैसे आए, कितने पैसे यहाँ सामाजिक कल्याण में बंगाल में खर्च हुआ, कितने पैसे मुगल कोष में गए, इन सब का लेखा जोखा यहाँ पे दीवान नाम के पद था। जो उस टाइम सुबेदार था, जो था सुबेदार, 1700 ईस्वी की बात करें, 1700 ईस्वी में जो बंगाल का सुबेदार नियुक्त किया था, उसका नाम था अजी मुर्शद, ठीक है। जो बंगाल का सुबेदार था, यह औरंगजेब के पोता था। जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उनका यह पोता था। और यहाँ पे जो दीवान का अधिकार जिनके पास था, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। देखिए, जो दीवान था,
जिसको बंगाल में एक सूबेदार का पद था, सूबेदार, ठीक है, ये हो गया सूबेदार। सूबेदार अजीम मुस्तान था, अजीम मुस्तान, ठीक है। और जो दीवान था मुर्शिद कुली खान। दीवान का अधिकार था कि कोष का नियंत्रण करना, कोष देखना कि व्यापार में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये जो बंगाल प्रांत है यहाँ पे। जो सूबेदार था उसका काम था कि हमें प्रशासन के काम देखना, ठीक है। तो देखिए जो ये अजीम मुस्तान था ना, या औरंगजेब का पोता था और यह मुगल घराने का सदस्य था। इसके कारण ये अधिकतर समय दिल्ली में ही रहता था। अधिकतर समय जो मुगल सत्ता थी, मुगल केंद्र था, जो इसका घर था, अधिकतर समय बंगाल में बहुत कम रहता था, ठीक है। इसका नाम तो था कि इसके द्वारा यहाँ पे सूबेदारी का शासन संभाला गया है, लेकिन यह रहता नहीं था, ये रहता था हमेशा केंद्र में, दिल्ली। बात होती है कि मुर्शिद कुली था, लेकिन इसके अनुपस्थिति में जो सूबेदार का काम था, इस सूबेदार का काम था जो, और ये जो सूबेदार का काम था, सूबेदार जो प्रशासन को देखना, और जो दीवान का काम था मुर्शिद कुली खान, ये दोनों का सूबेदार और दीवान, ये दोनों का कार्य मुर्शिद कुली खान ही देखते थे, मुर्शिद कुली खान ही देखते थे। मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा ही किया गया था। 1700 ईस्वी के पहले यहाँ पे एक हिंदू सूबेदार था। उसके बाद जो सूबेदार तो नहीं थे, लेकिन जो दीवान था ना, एक हिंदू दीवान था इसके पहले। उसके बाद 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को यहाँ का दीवान बनाया कि आप दीवान बनिए, और दीवान के साथ साथ सूबेदार का भी अधिकार इसको उस टाइम प्रत्यक्ष रूप से ना मिला था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारा काम मुर्शिद कुली खान ही करते थे। यहाँ पे सूबेदारी का काम भी देखते थे, प्रशासन का काम भी देखते थे, और उसका भी दीवान का अधिकारी तो थे, तो दीवान का खजाने का पूरा अधिकारी इनका था, दीवान का पूरा कार्य यही देखते थे जो मुर्शिद कुली खान, ठीक है। लेकिन बात होती है कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होता है, औरंगजेब की जब मृत्यु होता है, तो मृत्यु हो जाने के बाद जो थे अजीम मुर्शिद जो थे, ये तो मुगल प्रांत में ही रहते थे, यहाँ पे आते नहीं थे। लेकिन इनकी जब मृत्यु होती है तो यहाँ का सत्ता का बागडोर जो मुगल साम्राज्य था वो अस्थिरता के दौर में चला गया, वहाँ पे कोई अस्थायी शासन नहीं बन पा रहा, ठीक है। और बंगाल ऐसे ही अपने आप को स्वतंत्र करने में तुला हुआ था कि नहीं, सत्ता मेरी होगी। तो 1717 देखिए 1717 ईस्वी में फारूक, मैंने कल बताया था कि फारूक ने कंपनी को अनिश्चितकालीन अधिकार दिया था व्यापार करने के 3000 रुपये सलीना के दर पे। मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था, वही थे फारूक जो फारूक थे, उन्होंने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को प्रत्यक्ष रूप से दोनों अधिकार, सूबेदारी का अधिकार और दीवान का अधिकार, जो सूबेदार का अधिकार था और दीवान का अधिकार था, मतलब प्रशासन को संभालने वाला अधिकार था, और जो धन का कोष देखने वाला अधिकार था, दोनों अधिकार प्रत्यक्ष रूप से मुर्शिद कुली खान को दे दिया गया। इनको दोनों अधिकार इनको मिल गया कि आप ही अभी बंगाल का सर्वे हो गया कि पूरा अधिकार बंगाल का एक ही मालिक है और मुर्शिद कुली खान। जब इनको ये अधिकार मिलता है तो उसके बाद इनको नवाब कहा जाने लगा, बंगाल का नवाब। ये अब सिंगल दीवान थे, सूबेदार मिल गया, सर्वे सर्वा मालिक हो गए, इनको नवाब कहा जाने लगा, इनको नवाब कहा जाने लगा कि ये नवाब है, ठीक है। और इसके बाद से वंशानुगत कि जैसे मुर्शिद कुली खान, इनका बेटा या दामाद यहाँ का बंगाल का शासक बनेगा, फिर उसका बेटा या उसका दामाद या उसकी जो सदस्य है परिवार का, वह यहाँ पर बंगाल का शासन करेगा। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी शासन स्टार्ट हुए वंशानुगत कि वंश में जो इसका बेटा हो या इसका दामाद हो वो शासन करेगा, ठीक है। तो वंशानुगत शासन की शुरुआत हो गई मुर्शिद कुली खान से। बताते हैं मुर्शिद कुली खान, अब बताता है कि मुर्शिद कुली खान कुछ अच्छे भी काम किए। जो मुर्शिद कुली खान का
कुछ समाज में कुछ प्रभाव, जो समाज को लेकर, जो किसानों को लेकर उनकी जो नीति थी वो काफी अग्रसर और काफी अच्छी नीति थी। इनके द्वारा, मुर्शिद कुली खान के द्वारा कुछ काम किए गए हैं। और इनका पहला काम देखा जाए, इन्होंने जो जमींदार थे, जो छोटे जमींदार, इन्होंने क्या की, जो छोटे जमींदार थे, वैसे जमींदार जो किसानों से उनकी जमीन हड़प लिए थे और ले लिए थे, उन छोटे जमींदारों को, छोटे जमींदारों से जितनी भी उनकी छोटे जमींदार थे, जो जितने भी गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से जो जमीन रखे हुए थे, सारी जमीन इन्होंने क्या की, छीन ली। इन्होंने सारी जमीन, मुर्शिद कुली खान थे, वो सारी जमीन क्या की, छीन ली उनसे। जो मुर्शिद कुली खान थे, वो छोटे जमींदारों का सारी जमीन छीन ली और खालसा भूमि में रूपांतरित कर दी। उनका मानना था कि जितने तुम भूमि लेकर रखे हो छोटे जमींदारों से, ये खालसा भूमि है। खालसा भूमि का मतलब होता है कि राजशाही भूमि है, राज्य का भूमि है, तुम गैर कानूनी रूप से इसको नहीं रख सकते। और छोटे जमींदारों से सारी उनकी जो गैर कानूनी उनकी भूमि थी, सारी भूमि छीन ली, जिसके कारण जो बंगाल का राजस्व में काफी वृद्धि हुआ। बंगाल का राजस्व जो घाटे में जा रहा था, अब राजस्व बढ़ने लगा उनका। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने छोटे जमींदारों से जमीन छीनी, बड़े जमींदारों से नहीं, क्योंकि मुगल काल में जो बंगाल में जो खजाना आता था, जो बंगाल में जो खजाना था, उसमें जो राजस्व आता था, वो बड़े जमींदारों से काफी अधिक आता था। इसके कारण उन्होंने बड़े जमींदारों से कुछ विशेष काम, उन लोगों पे कुछ विशेष आरोप नहीं लगाए। लेकिन जितने छोटे छोटे जमींदार थे, जमीन हड़प के बैठे हुए थे, उनसे जमीन खालसा भूमि के नाम पे, ये राजस्व राज की भूमि है, तुम इसे नहीं रख सकते, इस नाम पर उन्होंने, मुर्शिद कुली खान ने छोटे जमींदारों से जमीनें छीन ली कि भाई तुम जमीन दे दो। और दूसरा काम, एक तो काम इन्होंने किया, छोटे जमींदारों से जमीन छीन ली, और इनका दूसरा काम जो देखा जाए, इन्होंने दूसरा काम क्या किया, इन्होंने इजारेदारी प्रथा, इसका नाम है इजारेदारी प्रथा। कौन प्रथा? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा, इन्होंने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। अब बात होती है इजारेदारी प्रथा है क्या? यह प्रथा, जो इजारेदारी प्रथा है, वो प्रथा है क्या? देखिए, जो इजारेदारी प्रथा है वह किसानों के लाभ, किसानों के हित में है। यह प्रथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो गरीब किसान थे, उनको व्यापार, उनको कृषि खेती करने के लिए यह प्रथा के अंतर्गत ऋण दिया जाता है कि भाई आप ऋण ले लो, आप ऋण ले लो सरकार की ओर से। जो मुगल सत्ता थी, जो बंगाल का जो सूबेदार था, जो वहाँ के नवाब था, बोलता था आप हमसे ऋण ले लो और खेती करो, जब तुम्हें फायदा होगा, जब पैसे आएंगे तो मुझे वापस कर देना, ठीक है। तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, इनका काफी अच्छा काम माना जाता है, जो मुर्शिद कुली खान द्वारा किया गया। और इजारेदारी प्रथा के जो संस्थापक हैं, ये मुर्शिद कुली खान हैं। इजारेदारी प्रथा के जो संस्थापक हैं और मुर्शिद कुली खान हैं। देखिए, इसके बाद बात आता है एक इसके बाद जो देखिए, इसके बाद जो नवाब आते हैं, उनका नाम था अलवर्दी खान। ये तो बंगाल के शासक हैं, लेकिन जो 1740 ईस्वी में एक शासक हुए, बंगाल के नवाब हुए, जिनका नाम था अलवर्दी खान। इनका क्या नाम था? अलवर्दी खान। सत्रह सौ चालीस ईस्वी की बात है, 1740। अलवर्दी खान, जो अलवर्दी खान थे, इनका मानना था कि कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके प्रति इनकी नीति काफी अलग थी। जो अलवर्दी खान थे,
जो 1740 ईस्वी में जो सत्ता संभाले थे यहाँ के बंगाल का जो नवाब बने, उनका मानना था कि जो यूरोपीय हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक मधुमक्खी के समान है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी कहा इन्होंने अलीवर्दी खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी कहा और बताया कि एक ऐसे मधुमक्खी हैं कि अगर इनको छोड़ दिया जाए, इनसे कोई बैर ना किया जाए तो शहद देंगे। अगर इनको थोड़ा भी डिस्टर्ब किया जाएगा, अगर इनको थोड़ा भी परेशान किया जाएगा तो ये काट कर खा जाएंगे। इनका मानना था, अलीवर्दी खान का मानना था। इसके कारण इन्होंने कंपनी के व्यापार में थोड़ा भी हस्तक्षेप नहीं की, 1% हस्तक्षेप नहीं की। कंपनी ने बंगाल में व्यापार किया, अपने हिसाब से व्यापार किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा भी बंगाल में उनके काम के प्रति, उनके कार्य के प्रति, थोड़ा भी व्यापार के प्रति थोड़ा भी प्रतिरोध नहीं दर्शाया। देखिए अब बात होती है कि 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खान का शासन रहता है। सत्रह सौ 1740 से 1756 तक बंगाल में अलीवर्दी खान का शासन रहता है। इनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं, यूरोपीय हैं, मधुमक्खी के समान है, इनको न छेड़ा जाए, जो मध देंगे या शहद देंगे, अगर इनको थोड़ा भी छेड़ा जाएगा तो ये काट कर खा जाएंगे, हम लोग को मार डालेंगे। इसलिए इन्होंने कंपनी के व्यापार में थोड़ा हस्तक्षेप नहीं की और 1740 से 1756 तक ये बंगाल का नवाब है। लेकिन इनके मरने के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला देखिए 1756 में इनकी मृत्यु के बाद, जब इनके मरने के बाद 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब होते हैं। लेकिन इनका नवाब होते हैं, इनके विरोधी गुट इनको प्रभावित हो जाता है कि नहीं, आप नवाबी नहीं संभाल सकते हैं, आपसे ही न होगा, आपको नवाब का पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे चाहिए। उसमें कौन कौन से थे जो इनका विरोध कर रहे थे? एक इनकी जो सिराजुद्दौला थी, इनकी एक मौसी थी, उन मौसी का नाम था घसीटी बेगम। जो एक इनकी मौसी थी, जो विरोध कर रहे थे, जो सिराजुद्दौला के शासन संभालने के बाद जिनका विरोध हो रहा था, उनमें एक थी घसीटी बेगम। एक कौन थी? मौसी। इनकी मौसी थी, ठीक है। जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, जो विरोध कर रही थी कि ना, इनको सत्ता नहीं दिया जाना चाहिए, ये सत्ता नहीं संभाल पाएगा, सत्ता इनके बेटे को दिया जाना चाहिए, ठीक है। इनका दूसरा विरोधी था शौकत जान। जो शौकत जान था, जो पूर्णिया का था, दूसरा विरोधी था शौकत जान ने इनका खूब विरोध किया। सिराजुद्दौला का जोर शोर से विरोध हुआ कि नहीं, आपको सत्ता संभालना नहीं है, सत्ता से जाना है, क्योंकि आप सत्ता संभाल नहीं सकते, कि सत्ता मुझे ले लो, इनका मानना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सिराजुद्दौला शासन संभालते हैं, सत्ता संभालते सिराजुद्दौला, इनके विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सत्ता में टिके होते हैं। इनका जो पहला काम होता है, देखिए इससे पहले हम लोग जानते हैं, ये दोनों थी, जो घसीटी बेगम और शौकत जान, ठीक है, ये मौसी थी या इनका भाई लगता था, ठीक है, रिलेशन में, शौकत जान, ठीक है। तो इन्होंने कंपनी के पास गया, कंपनी ने इनको संरक्षण दिया, कहा इनको कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको घसीटी बेगम को और शौकत जान को संरक्षण दिया। कहा कि ठीक है, आपका सिराजुद्दौला है,
कि शासक बना हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग शासक बने, ठीक है, आप लोग बनिएगा और हमारे रहते हुए आप लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस नवाब है लेकिन पावरफुल हम हैं, ठीक है, ये कंपनी का कहना था, पावरफुल हम हैं, आप लोग हमारे संरक्षण में रहिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है कि कंपनी ने इन लोगों को संरक्षण दिया है, पहला पॉइंट देखिएगा। दूसरा बात ये होता है कि जो कंपनी था वो फोर्ट विलियम, जैसे पता है कि पहले से फोर्ट विलियम जो फोर्ट विलियम प्रांत था, जो बंगाल का जो प्रांत था फोर्ट विलियम, जो बंगाल का प्रांत था फोर्ट विलियम, इस फोर्ट विलियम को किलाबंदी करने लगा कंपनी जो था। ये फोर्ट विलियम प्रांत इनको मिला व्यापार करने के लिए, लेकिन इस प्रांत को इन्होंने अब किलाबंदी, इस प्रांत को इन्होंने किला से बंदी करने लगा कि यहाँ पे मेरा अधिकार हो गया हमेशा के लिए, इसको किला से इसको घेर कर रखेंगे, ठीक है। एक बात फोर्ट विलियम की किलाबंदी के बाद मिलता है सिराजुद्दौला को दांत मिलता है। तो सिराजुद्दौला का मानना था कि बंगाल का नवाब मैं हूँ, मेरे रहते हुए कोई गैर कानूनी काम, कोई अनुचित काम हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकता। कि सिराजुद्दौला का मानना था कि फोर्ट विलियम जो प्रदेश है वो बंगाल का प्रदेश है, हमारा क्षेत्र है, लेकिन इनको व्यवहार करने के लिए मिला हुआ है, इस क्षेत्र को किलाबंदी नहीं कर सकते। और सिराजुद्दौला अपने सेना को लेकर सिराजुद्दौला अपने सेना को लेकर फोर्ट विलियम पहुंचते हैं। और फोर्ट विलियम में उस टाइम 146 फोर्ट विलियम में उस टाइम, देखिए फोर्ट विलियम में उस टाइम 146 अंग्रेज थे, ठीक है। देखिए जो सिराजुद्दौला था वो क्या किया, अपना सेना लेकर फोर्ट विलियम पहुंचा। ये किलाबंदी कैसे, कंपनी किलाबंदी क्यों करेगा, प्रदेश मेरा है, नवाब मैं हूं। और फोर्ट विलियम जो पहुंचा था, देखा 146 अंग्रेज थे वहां पे। इसने सबको 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया और उस वहां पे एक छोटे से रूम में, एक छोटे से कमरे में 146 को कैद कर दिया, डाल दिया। एक छोटे से कमरे में 146 व्यक्ति को, 46 अंग्रेजों को उसमें ठोस दिया, ठीक है। अगले दिन जब इसको ओपन खोला गया, इसको गेट को खोला गया, तो मात्र इसमें 23 जीवित थे, मात्र इसमें कितने 23 व्यक्ति जीवित थे, ठीक है। जब अगले दिन खोला गया तो देखा गया कि 146 में से मात्र 23 जीवित थे और सारे मर चुके थे। कंपनी जो नवाब था, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को पता चलता है। और गवर्नर जनरल जो था, यहाँ गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर था उस टाइम। कंपनी का गवर्नर, एक यहाँ पे गवर्नर था मद्रास में, एक बंगाल में, और एक बॉम्बे में गवर्नर था, एक मद्रास में गवर्नर था और एक बंगाल में गवर्नर था कंपनी का, ठीक है। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसने खबर भिजवाई, जो बंगाल का गवर्नर था उसने खबर भिजवाई मद्रास के गवर्नर के पास। इसने बंगाल के गवर्नर ने मद्रास के गवर्नर के पास खबर भिजवाई कि ऐसा बात है, यहाँ का जो शासक है सिराजुद्दौला है, जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उसने हम लोग 146 अंग्रेजों को कैद किया, जिसमें मात्र 23 बचे और सबकी मृत्यु हो गई। यह बात जो सुनता है क्लाइव, यहाँ का गवर्नर जनरल को, यहाँ का गवर्नर कौन था, यहाँ का गवर्नर क्लाइव था। जब क्लाइव की बात सुनता है तो क्लाइव यहाँ से आता है बंगाल, क्लाइव मद्रास से बंगाल में चलता है पूरा सैन्य बल के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो उन लोगों का उतना पैठ था नहीं, यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था, लेकिन यहाँ पे पूरा पैठ बन चुका था। यहाँ पे सेना होना तो यहाँ पे थी सुरक्षा के लिए, तो इस सैन्य बल के साथ पहुंचता है बंगाल, ठीक है। जब क्लाइव बंगाल पहुंचता है तो बंगाल को उसने राजनीति को समझा, देखा कि कैसे कैसे यहाँ पे शासन हो रहा है। और फोर्ट विलियम जो कुछ समय पहले जो यहाँ पे फोर्ट विलियम को इन्होंने अपने अंडर ले लिया था, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जब 146 को जो कैद किए तो फोर्ट विलियम को अपने अधिकार में ले लिए थे। लेकिन जब क्लाइव आता है तो फोर्ट विलियम को सबसे पहले अपने अधिकार में लेता है, क्योंकि उसका व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर फोर्ट विलियम को इसने अपने अधिकार में ले लिया, छीन लिया उन लोगों से। उसके बाद बंगाल की राजनीति को समझा कि बंगाल में क्या हो रहा है। ये बात कब की है, 1756
1756 में क्लाइव बंगाल आता है। बंगाल का गवर्नर बनता है, ठीक है। और उसने बंगाल के राजनीति को समझा, ठीक है। और उसने घसीटी बेगम, शौकत जाट, इन लोगों से बात किया, इन लोगों को अपने 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 अंडर लाया, ठीक है। इन लोगों को अपने अंडर लाया। जो बंगाल के जो राजा थे सिराजुद्दौला, इनका एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। उस टाइम जो इनका सेनापति था, जो सिराजुद्दौला नवाब थे, इनका जो सेनापति था मीर जाफर था। तो इसने जब क्लाइव आता है तो मीर जाफर के पास जाता है, सिराजुद्दौला के पास नहीं। अभी राजनीति को समझ रहा था। जब मद्रास से क्लाइव पहुंचता है बंगाल की राजनीति को समझता है। समझने के बाद वह जाता है सीधे जाता है कहाँ, तो जो सिराजुद्दौला के जो सैन्य अध्यक्ष थे, जो सेना के प्रधान था, जिसका नाम था मीर जाफर के पास जाता है। और मीर जाफर के पास जाने के बाद इनको प्रपोजल देता है कि देखिए, क्या आप बंगाल का नवाब बनेंगे? तो मीर जाफर लगता है क्या बात है, हमको बंगाल का नवाब बना देगा। तो मीर जाफर कहते हैं कैसे होगा, मैं कैसे बंगाल का नवाब बनूंगा, बंगाल का नवाब तो सिराजुद्दौला है। तो कहते हैं ठीक है, तुम मेरा समर्थन करो, बंगाल का नवाब मैं तुम्हें बना दिया। मीर जाफर कहता है क्या बात है, कैसे मैं बंगाल का नवाब बन जाऊंगा? तो उसने बताया तुम विद्रोह, तुम मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ बने रहना, मैं इनसे विद्रोह करूंगा, इनसे युद्ध करूंगा, युद्ध में तुम्हारा समर्थन चाहिए। सेट हो गई बात, ठीक है। यहाँ पे शौकत जान जो था, घसीटी बेगम, ये दोनों कंपनी समर्थन में थी। मीर जाफर भी लालच में आके कि मैं नवाब बनूंगा, और उसने सिराजुद्दौला इस कंपनी से क्या की कि संधि कर ली कि ठीक है, मैं आपका समर्थन करता हूँ। बात आता है एक वर्ष बाद 1757 ईस्वी में कंपनी 1757 ईस्वी में देखिए 1757 ईस्वी में प्लासी के स्थान पे, जगह है प्लासी, ठीक है। वो प्लासी में दो गुट बना। एक बना कंपनी का, एक बना जो यहाँ के नवाब थे, एक गुट कंपनी का बना, एक गुट नवाब का बना। जो बीच में जो षड्यंत्र कर रहे थे, जो दोनों के बीच में था, जो एक गुट था कंपनी का, जो कंपनी के साथ घसीटी बेगम मिली हुई थी, शौकत जान मिला हुआ था। एक गुट था नवाब का, ठीक है, नवाब का गुट था। और जो षड्यंत्र में थे वो मीर जाफर थे। षड्यंत्र में कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर, देखिए कंपनी का गुट हो गया, नवाब का 1757 की बात है। कंपनी का गुट हो गया, नवाब का गुट हो गया। नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, इनका गुट हो गया। और षड्यंत्र में एक था मीर जाफर, जो नवाब को धोखा देने वाला था, और इसका समर्थन करने वाला था। देखिए कंपनी हो गया, नवाब हो गया। 1757 की बात है, प्लासी स्थान में बात है, प्लासी। और षड्यंत्रकारी में मीर जाफर था। यो कंपनी का जो सैन्य अध्यक्ष भी था, जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके सेना का अध्यक्ष यही था। और कंपनी में
कंपनी जो था कंपनी का समर्थन दे रहा था, क्योंकि इसको लालच थी कि मुझे बंगाल के नवाब बना देंगे। प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध में जब क्लाइव की सेना, जब कंपनी का नेतृत्व, कंपनी का सैन्य नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, जब क्लाइव की सेना नवाब सिराजुद्दौला की सेना को बढ़ती है मारने के लिए युद्ध में, तो जो मीर जाफर था अपने सेना को एलान ही नहीं किया। सेना को एक बात होती है कि युद्ध में जो पहले युद्ध हुआ करते थे उसमें अगर सेना का अध्यक्ष है, अगर उसमें मतलब कमांड देता है खास सेना की कमांड देता है कि हम मारो या युद्ध में जाओ, तो सेना युद्ध में जाती है। बात ये होता है कि जो मीर जाफर था इसने कमांड ही नहीं दिया, सेना को कमांड ही नहीं दिया कि आप लोग युद्ध करो सामने वाले से, और जो क्लाइव की सेना थी वो आकर जो नवाब की सेना को मारने लगी। नॉर्मल सी बात, हार होने वाला था। कुछ सेना ऐसे थे जो काफी नवाब से सिराजुद्दौला से संबंधित थे। उन्होंने कुछ युद्ध किए लेकिन मारे गए। कुछ दो चार थे युद्ध किए मारे गए, लेकिन जो मूल सेना का कमांड जो मीर जाफर कर रहा था, वह सेना जिसका कमांड मीर जाफर कर रहा था, वह सेना युद्ध की नहीं, मारी गई। अंततः नवाब को जान बचाकर 1759 में प्लासी के स्थान से जान बचाकर भागना पड़ा। सिराजुद्दौला जान बचाकर भाग गया, वहां से भागे और कंपनी की जीत हुई। इस युद्ध को कहते हैं प्लासी का युद्ध, जो प्लासी स्थान पर हुआ। देखिए यही युद्ध है, यही वह युद्ध है जहां से कंपनी का सत्ता, कंपनी का सर्वोच्चता बंगाल में स्थापित होने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, यही प्लासी का युद्ध है। अगर प्लासी का युद्ध न हुआ होता तो बंगाल को अंग्रेजों का अधिपत्य न आया होता। लेकिन प्लासी का युद्ध होता है, कंपनी का जीत होता है, और कंपनी का जीत मीर जाफर का जीत। ठीक है, कंपनी ने क्या किया कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने भाग गए थे, डर के मारे जान बचाकर भागे, नहीं तो मारे जाते हो भी। और जो मीर जाफर था, जो बंगाल का नवाब बनता है, मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है तो कंपनी थी वो मीर जाफर बंगाल का जब नवाब बनता है तो कंपनी को काफी उत्साहित होकर खुशी में कि मैं बंगाल का नवाब बन गया, बहुत सारे परगना कंपनी को दे देता है खुशी में। उसके बाद बहुत सारा धन संपत्ति कंपनी से लेती है। लेकिन बात होता है कि इतना देने के बाद, बहुत सारे संपत्ति देने के बाद भी मीर जाफर का जान बचता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मीर जाफर तो नवाब थे ही, और कंपनी दिन प्रतिदिन अपना डिमांड बढ़ा रही थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि कंपनी इसको कठपुतली की तरह मानती थी कि इसको मैं बैठा हूँ, युद्ध मैंने जीता और मैंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, मैंने बनाया, तो मुझे अधिकार है ना कि मैं जो बोलूँ ये करे। लेकिन मीर जाफर ऐसा करना नहीं चाहता था। मीर जाफर का मानना था कि नहीं, जो मीर जाफर 1797 ईस्वी में मीर जाफर गद्दी पर बैठा था, मीर जाफर था 1797 में गद्दी पर बैठा था। इसका मानना था कि नहीं, कि अब मैं कंपनी को एक पाई नहीं दूंगा, कंपनी को एक पाई नहीं दूंगा। लेकिन बात क्या होता है, कंपनी का डिमांड बढ़ते जाता है। यह अंततः क्या करता है, मीर जाफर जाता है डच कंपनी के पास। डच, याद कीजिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच कंपनी थी, डच कंपनी थी, उसके पास जाता है, कहता है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि कंपनी से मैं परेशान हूँ। ठीक है, और कंपनी का डच का व्यापारिक घमासान पहले से था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विवाद तो पहले से चल रहा था। बात होती है जब मीर जाफर डच कंपनी का समर्थन मांगता है और डच कंपनी ने जब मीर जाफर को समर्थन देता है, यह बात कंपनी को पता चलती है। तो इन दोनों के बीच कंपनी बात आता है 1759 बेदार। आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी
बेदारा के युद्ध में पराजित हुई और उनका सत्ता वहाँ उसका सत्ता इंडिया में व्यापारी केंद्र का जो सत्ता था वो समाप्त हो गया। तो यही युद्ध है जो मीर जाफर जाता है डच कंपनी के पास, कहता है आप इस समर्थन कीजिए, और डच कंपनी जब मीर जाफर को समर्थन देता है, यह बात जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है, इन दोनों के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध होता है, बेदारा का युद्ध। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बेदारा के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता है। मीर जाफर की सत्ता यहीं समाप्त होती है। ठीक है, मीर जाफर की सत्ता यहीं समाप्त होती है और इसको मैं मिटा रहा हूं। तो 1759 में बेदारा के बेदारा के युद्ध में 1759 बेदारा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होता है, मीर जाफर का सत्ता समाप्ति होता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हार जाती है। और 1759 में एक नया शासक, एक नया कंपनी ने एक व्यक्ति को नवाब बना था, उसका नाम था मीर कासिम। देखिए 1759 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। यह कंपनी का एक कठपुतली है। कंपनी ने ही बनाया है। कंपनी युद्ध जीता, बंगाल पे कब्जा किया और फिर मीर जाफर को जाकर स्थापित कर दिया। देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे होता है। बक्सर के युद्ध में भी कंपनी का विजय होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करता है, कैसे उसने प्लासी के युद्ध को जीता, कैसे षड्यंत्र के माध्यम से प्लासी के युद्ध को जीता, फिर कैसे षड्यंत्र के माध्यम से मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नियुक्त किया, क्योंकि उसको धन चाहिए, उसको किसी से बात व्यवहार बनाकर रखना नहीं था। कंपनी का एक ही नियम था कि मुझे लाभ चाहिए। देखिए, कोई कंपनी का स्थापना होता है, मूल उद्देश्य होता है कंपनी का लाभ। वो कोई व्यक्ति कंपनी में शासन कर रहा, उसका मूल उद्देश्य होता है लाभ। कोई उसका भाई बंदार, कोई उसका दोस्त दीवाना नहीं होता। ठीक है, तो कंपनी ने बंगाल में मूल रूप से इसीलिए आया था, इसीलिए युद्ध में इतना पैसा खर्चा किया कि वो बंगाल से पैसे ऐड सके, बंगाल के खजाने को लूट सके। ठीक है, इसके वजह से प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद देखिए क्लाइव भी था जो मद्रास से बंगाल गया था। क्लाइव के नेतृत्व में ही प्लासी का युद्ध जीता। उसके बाद मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम को सत्ता बैठा है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगले क्लास में बक्सर के युद्ध को देखेंगे और आगे देखेंगे कैसे बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित होता है। तो ठीक है, आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।